थर्मोडायनेमिक्स में जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है, जिसमें भी हमको एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मैंने बोला था, इस पे दो वर्ड याद रखने हैं। पहला कि ये रियल बॉडी होनी चाहिए, दूसरा कि ये मैक्रोस्कोपिक होनी चाहिए। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या ऐसी रियल बॉडी होती है जो कि मैक्रोस्कोपिक होनी चाहिए, जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, उसको सिस्टम बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ रही हूँ, मैंने एग्जांपल बताया था चाय के कप में, अगर इसमें एनर्जी एक्सचेंज को मैं पढ़ रही हूँ तो ये कप ही हमारा क्या है, सिस्टम है। अगर हम फैन में एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट विल ऑल्सो बी योर सिस्टम। सिस्टम एक ऐसी रियल बॉडी होती है जो कि मैक्रोस्कोपिक होती है और अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि कैसे उसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, कैसे उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कैसे उसमें वर्क डन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो सिस्टम होता है जो कि एक रियल बॉडी है, ये सिस्टम हमारा थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, मेनली जिसमें भी हमको एनर्जी एक्सचेंज पढ़ना है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे हैं, जिस वजह से हम उसमें एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो थ्री टाइप्स के सिस्टम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मैंने बताया था, फर्स्ट इज योर ओपन सिस्टम, सेकंड इज योर क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। तीन तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। एक ऐसी रियल बॉडी जो मैक्रोस्कोपिक होती है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारा एनर्जी और हमारा मैटर, ये दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कप का एग्जांपल लिया था, अगर इसमें चाय रखी हुई है तो चाय क्या होती है, टाइम के साथ ठंडी हो जाती है, और उसमें वेपर्स भी क्या है, इस कप के थ्रू आसपास के सराउंडिंग्स में चले जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैटर और एनर्जी इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाता है। ओपन सिस्टम का एग्जांपल आपकी ह्यूमन बॉडी भी है। ह्यूमन बॉडी भी मैटर और एनर्जी दोनों अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकती है। सेकेंड इज योर क्लोज सिस्टम। अगर इसी कप को अगर हम एक प्लेट से ढक देते हैं तो क्या होगा, जो हमारी वेपर्स हैं वो वेपर्स इस कप के बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी। यानी कि जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। जो हीट एनर्जी है वो यहाँ से चली गई और ये चाय ठंडी हो गई। तो दिस विल बी योर एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जहां पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। द थर्ड वन इज योर आइसोलेटेड। इसमें ना तो तुम्हारी एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही तुम्हारे मैटर का एक्सचेंज होगा। नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, दोनों में से कोई एक्सचेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क जो बॉटल होती है, उसमें अगर हमने गर्म पानी रखा है तो काफी देर तक वो गर्म ही रहता है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं करती अपने सराउंडिंग्स के साथ। तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी एक्सचेंज करे ना ही वो मैटर एक्सचेंज करे, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। So system is any real body which is macroscopic and in which energy transformation can be studied is called system. System are of three types: open system, closed system and isolated system. Okay, next पे आते हैं। हमने ये देख लिया कि सिस्टम होंगे कितने टाइप के। अब हम देखेंगे कि जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम की कुछ ना कुछ हमने बोला प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे हमको किसी भी सिस्टम की टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज and the second one is your intensive properties. Now what is your extensive and intensive properties? Firstly talking about intensive properties, तो intensive से आपको याद रखना है independent of amount and size. Those properties which does not depends on the amount and the size of the matter या फिर system is called intensive property. यानी कि जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और those property which depends on the amount and size of the system are called extensive properties. For example, I am taking an example of mass, and second one is your density.
ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए मुझे ये पता करना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो मास की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है 1 kg और 5 kg, ये दोनों अलग अलग मास है। अगर एक बॉक्स 1 kg कैपेसिटी का है, उसका वॉल्यूम 1 kg है, तो उसमें आप 5 kg का सामान नहीं रख सकते हैं। यानी कि जो मास है वो साइज पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी क्या है? अगर आपने एक ग्लास में वाटर लिया है और एक बकेट में वाटर लिया है, डेंसिटी दोनों में ही उसकी वन ही ली जाती है। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी होती है आपकी वाटर के लिए। तो वाटर को भले ही आप बकेट में लो या फिर बॉटल में लो या फिर ग्लास में लो, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही आएगी हर जगह। यानी कि डेंसिटी को अमाउंट से और साइज से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड, तो मास है, मास डिपेंड कर रहा है आपका अमाउंट पे और साइज पे। यानी कि जो 1 kg का बॉक्स है उसमें 1 kg ही सामान आएगा। 5 kg वाले में 5 kg सामान आएगा, उससे ज्यादा का सामान नहीं आ सकता है। यानी कि उसकी एक कैपेसिटी है। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव इज फॉर इंडिपेंडेंट, independent of amount and the size of the matter or the system. What are extensive property which depends on amount and size of the matter are called extensive properties. Okay, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इसके बाद एक नोट आप लोग लिखेंगे। वो नोट क्या है? द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। यानी कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है जिसका जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूले में दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी रेशियो में आ जाती है, यानी कि डिवाइड में आ जाती है। तब क्या करना है कि जो भी वो प्रॉपर्टी है उसको हमेशा इंटेंसिव मार्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखा डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमें पता है मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम कैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि 1 लीटर की बोतल में आप 2 लीटर पानी नहीं रख सकते हो, साइज पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव हो गया, मास भी एक्सटेंसिव हो गया। और नोट हमने क्या पढ़ा कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेशियो में होती है तो वो हमेशा इंटेंसिव आंसर देती है, यानी कि डेंसिटी विल बी योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ में? ओके, राइट डाउन सम क्वेश्चंस और आपको ये बताना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। पहला है आपका मोलैरिटी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकंड है आपका सरफेस टेंशन। थर्ड है आपका विस्कोसिटी। फोर्थ है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। फिफ्थ है आपका रूम टेम्परेचर। और सिक्स्थ है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोलैरिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, विस्कोसिटी अगर आपको नहीं पता तो विस्कोसिटी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट इन वाटर। अगर हम सॉलिड में फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसको तो फ्रिक्शन ही बोला जाता है, लेकिन अगर हम वाटर में फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसको विस्कोसिटी बोला जाता है। जैसे कि जो हनी होता है उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। पानी जल्दी बह जाता है लेकिन हनी नहीं बहता है क्योंकि वो क्या है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी वर्ड यूज नहीं करते हैं वहां पे, विस्कोसिटी वर्ड यूज करते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। If any change is occurring in the environment or in the universe, it should contain a particular process in it. Now we will discuss the 5 types of processes which are studied under the thermodynamics. The first process is your isothermal process. Now what is isothermal process? The process in which the temperature remains constant. इनिशियली अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल। सेकेंड इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? जिसमें आपका प्रेशर चेंज नहीं होगा, उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। The third one is your isochoric process. In isochoric process, the volume remains constant. The change in volume remains constant. Volume change नहीं होता है। The fourth reaction is
adiabatic process. Now, what is adiabatic process? In adiabatic process, there is no heat exchange between the system and the surrounding. सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पे इंसुलेटेड पिस्टन लिया है. इंसुलेटेड कंटेनर है ये. व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटेड? इंसुलेटेड का मतलब है कि यहाँ से हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है. ये चारों तरफ से इंसुलेटेड है. अब इस इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन तुम करवाओ, उसमें जितनी भी हीट एनर्जी निकलेगी वो इस सिस्टम से बाहर नहीं जाने वाली है. वो इस बॉक्स के अंदर ही रहेगी. क्योंकि यहाँ पे मैंने इंसुलेटेड वॉल लगा रखी है ना चारों तरफ से. ये इंसुलेटेड वॉल क्या करेगी? उस हीट एनर्जी को यहाँ से बाहर जाने से रोकेगी. तो ऐसी हमारी प्रोसेस जिसमें हीट को सिस्टम से बाहर जाना अलाउड नहीं होता है और सिस्टम के अंदर आना भी अलाउड नहीं होता है. यहाँ पे सराउंडिंग में कितनी भी हीट एनर्जी प्रेजेंट हो, वो इस इंसुलेटेड वॉल को पार करके अंदर नहीं आ सकती है. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ हीट इज इक्वल्स टू जीरो, जहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं. तो हमारी चार प्रोसेस जो मेन है वो हो चुकी है. कौन कौन सी? आइसो मतलब होता है हमेशा कांस्टेंट और सेम. आइसो इज फॉर कांस्टेंट, थर्मल इज फॉर टेम्परेचर. So those process in which the temperature remains constant is called isothermal process. Bar is the unit of pressure. So the process in which the pressure remains constant is called isobaric process. Core word is related to the volume. The reaction in which volume remains constant is called isochoric. And adiabatic का मतलब होता है कि जहां पे exchange of heat is not allowed. Four types की हो गई. Now the fifth type of the reaction is your cyclic process. What do you mean by cyclic process? ऐसी प्रोसेस जिसमें टोटल वर्क डन जीरो होता है. वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो. अब अगर वर्क डन जीरो हो रहा है तो ये किस वजह से होगा? हमको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या है. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो ये वर्क जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जहां से मैंने रिएक्शन को स्टार्ट किया. मान लो मैंने इस पॉइंट से रिएक्शन को स्टार्ट किया. ये रिएक्शन कुछ प्रोसीड हुई, इसने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, लेकिन घूम फिर के वापस दोबारा ए का ही फॉर्मेशन हो गया. इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, और ऐसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि आप स्कूल से घर गए, 5 किलोमीटर स्कूल का डिस्टेंस था, और स्कूल से आप दोबारा वापसी घर आ गए. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो आएगा. और अगर वर्क जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अभी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो. तो हमने 5 टाइप्स की रिएक्शन पढ़ी. फर्स्ट इज योर आइसोथर्मल, सेकेंड इज योर आइसोबारिक, थर्ड is your isochoric, fourth is adiabatic in which the transfer of heat is not allowed from system to the surrounding, and the fifth one is your cyclic process. In cyclic process the total work done is equals to zero and change in internal energy is also equals to zero. तो ये 5 टाइप की आपकी रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है. अब इन रिएक्शन से रिलेटेड जो आपके ग्राफ हैं वो ग्राफ आपको याद रखने हैं. ग्राफ जो आपका बनता है वो ग्राफ आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में बनता है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनता है. दिस इज योर आइसोथर्मल. जो ग्राफ आपका नेक्स्ट आइसोबारिक, बार इज फॉर प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज योर आइसोबारिक प्रोसेस. थर्ड थी आपकी आइसोकोरिक, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. आइसोकोरिक में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. दिस इज आइसोकोरिक. एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे बनेगा? P वर्सेस V. एडियाबैटिक का ग्राफ भी आपके आइसोथर्मल जैसा होता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ये हाइपरबोला टाइप का बनता है. हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है एडियाबैटिक का, थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल.
दिस इज द ग्राफ फॉर एडियाबेटिक। ये 4 ग्राफ हो गए। नाउ व्हाट्स अबाउट द साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ मैं यहाँ पे बना देती हूँ नीचे। साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे लिखा ए, बी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। इसमें टोटल वर्क डन क्या होगा? 0। देखो ए से स्टार्टिंग करिए और वापसी घूम के डी से ए पर ही आ गए। दिस विल बी योर साइक्लिक प्रोसेस। तो ये 5 ग्राफ जो हैं ये आपको याद रखने हैं। चलिए, तो यहाँ अभी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस तक ही पढ़ेंगे। हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और उनके ग्राफ्स यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके आगे फिर हम क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके आगे आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, तो पहले मुझे इंटीग्रेशन समझाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन डेरिवेशंस करवाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। और इसको जितने भी ये 5 प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस की डेफिनेशन और एग्जांपल विद ग्राफ ये याद होनी चाहिए।